तो गाइस स्वागत है आपका आपका अपनी चैनल द करंट वर्ल्ड में। सो गाइस आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है वैदिक युग। ठीक है, बात हम करेंगे कि वैदिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ और सारी डिटेल से चर्चा करेंगे, वो भी मैप के जरिए से, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद ऑल फैक्ट के साथ में इसकी चर्चा करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना। सो गाइस लिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम उन्हीं पॉइंट को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। सो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद गाइस कौन सा है? वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि को, अगर अग्नि की हम बात करें तो अग्नि को देवताओं और इंसानों के बीच के जरिए के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि कोई भी मंत्र अगर पढ़ेंगे या फिर जो है किसी अपने हवन या फिर यज्ञ वगैरह में जो है किसी भी मंत्र की स्तुति करेंगे तो अग्नि वहाँ तक पहुँचा देगी भगवान तक। ऐसा मानना था उस समय के लोगों का। ठीक है, इंद्र सबसे प्रिय राजा थे। ठीक है, और इनको जो है पुलंदर या फिर पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। सोम, सोम इसलिए प्रिय था क्योंकि सोम रस का जो है आह्वान उस समय सोम रस के स्तुति के रूप में सोम रस उस समय बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए सोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा था जैसा कि हमने बताया, जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों मुनियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों और शब्दों और वाक्यों में बांट कर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो है, उस समय जो है कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनको वेदों का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें तो संस्कृत और अन्य भाषाओं की अगर बात करें तो संस्कृत जो हमारी भाषा है वो भारोपी यानी कि भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई। यानी कि संस्कृत जो है सभी लैंग्वेज की जननी मानी जाती है। आप इतना याद रखना। ठीक है, जैसे कि मात्र को हम लोग हिंदी में माँ कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मदर कहेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ सकते हैं हम। अगर उपमहाद्वीप में बात करें तो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों जैसे तिब्बत हो गया, बर्मा हो गया, परिवार में कई सारी भाषाएं बोली जाती थी, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं होती थी। यानी कि संस्कृत भाषी परिवार के जो है सारी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा को बिलोंग करती हैं, इसीलिए इसको सारी भाषाओं की जननी के रूप में माना जाता है। ठीक है, सो गाइस हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो बहुत ही मुश्किल था, जो 200 साल पहले हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें तो इतिहासकार हमारे जो ऋग्वेद था उसका अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार और जो पुरोहित हुआ करते थे वो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, और लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। आइए देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन वो लोग कैसे करते थे। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ जैसे कि व्यास, सतलज के बीच में यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, अब इतना गाइस याद रखना। अगर हम बात करें अपने ऋग्वेद की तो ये देखिए, ये जो हमारा एक पेज है वो ऋग्वेद का ही एक पेज है। ये जो पांडुलिपि में लिखा गया है, पांडुलिपि में एक पन्ना लिखा गया है और ऋग्वेद का ये पन्ना है, बहुत ही पुराना है। और जो अगर हम बात करें तो ये जो है मुर्ज वृक्ष की छाल पर ये लिखा गया है। भुर्ज वृक्ष जो था उसकी छाल पर ये लिखा गया था, क्योंकि उस समय कागज़ तो थे नहीं। कागज़ की खोज तो हमारे मतलब बाद में ही हुई, वैदिक युग के बाद में। तो ये जो ये कागज़ जो है ना वो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने का काम इसी पर किया गया था। ठीक है, इसको आज भी महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। मवेशी, घोड़े और रथ, आखिर क्या कंडीशन थी मवेशी और घोड़े, रथ वगैरह की? तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं।
घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी वगैरह जानवरों को जीता जाता था। देखिए उस समय जो युद्ध जीतता था ना, तो उसको क्या होता था, उसके अगर बात करें तो गाइस उसमें क्या था, मतलब उसमें जो है गायों का अधिकतम प्रचलन था। यानी कि जो युद्ध जीतेगा वो उसको गायें मिलेंगी भेंट के रूप में, ठीक है, क्योंकि गाय को जो है बहुत ही ज़्यादा उस समय जो है ऊपर जो है रखा रहता था, ठीक है। तो अगर हम घोड़ों की बात करें तो घोड़ों के द्वारा जो है रथों वगैरह के द्वारा लड़ाई लड़ी जाती थी, ठीक है। तो कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। जैसे पानी का स्रोत जहाँ पे वहाँ पे अच्छा है, जैसे कि अभी अगर हम और आपकी बात करें तो हम जैसे कि हमारा यहाँ पर जो है, जहाँ पर हमारा मकान है, पे आसपास में पानी है, यहाँ जो इनका दूसरा मकान यहाँ पे है, जो मकान दूसरा वाला, यहाँ पे पानी नहीं है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर पानी क्यों ना इस पर अटैक कर दें और पानी को इनको कब्जे में कर लें। तो ऐसी कंडीशन कुछ हुआ करती थी उसमें, पानी और जो फिजिकल जो बॉडी वगैरह थी उनके थ्रू जो है भी लड़ाइयाँ वगैरह वो लोग करते थे, ठीक है। तो गाइस युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। सबसे ऊपर का अगर कोई उसमें पद था वो था पुरोहित, और पुरोहित कोई और नहीं, ब्राह्मण वगैरह और आर्य लोग हुआ करते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आग, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति वगैरह दी जाती थी। तो यानी कि बलि का भी प्रचलन था उस समय, आप याद रखना। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते रहते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते रहते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। यानी कि उस समय कास्ट सिस्टम था ही नहीं। देखिए अगर हम बात करें अपनी हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता हमारी जो है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक चली, ठीक है। अब 1750 बीसी की अगर बात करें तो 1750 बीसी के बाद में स्टार्ट क्या हो जाता है, हमारा वैदिक युग, ठीक है। 1750 बीसी के बाद में वैदिक युग शुरू हो जाता है, और उसमें सबसे पहले शुरू होता है पूर्व वैदिक, ठीक है, पूर्व वैदिक शुरू होता है। और 1000 ईस्वी के बाद में अगर हम बात करें तो 1000 बीसी के बाद में जो है वहाँ पे यहाँ पे शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है, और 1000 ईसा पूर्व में ही लोहे की खोज हुई थी। आप याद रखना, लोहे की खोज हुई थी 1000 ईसा पूर्व में। यानी कि सबसे, अगर देखिए जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो मतलब मान लीजिए जो पुरातात्विक लोग हैं, वो ये कहते हैं कि महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति पूर्व वैदिक काल में थी। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा रहता था। यानी कि अगर नाम होगा तो पिता के नाम से बच्चा नहीं जाना जाएगा, माँ के नाम से जाना जाता था। इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है अच्छी कंडीशन थी उस समय, ठीक है। अब उम्मीद करें आप समझ रहे होंगे। अगर लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को अगर देखने की बात करें तो ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ वगैरह करते थे, अनुष्ठान करते थे, और ये राजा वगैरह को सलाह भी दिया करते थे, ठीक है। तो जो पुरोहित था ना, वो सबसे अपर कैटेगरी में रखा रहता था, ठीक है। कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था को भी जो है ब्राह्मण लोगों ने बनाया। उन्होंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, उसके बाद में होगा क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, फिर शूद्र। तो उस समय कास्ट सिस्टम की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कास्ट सिस्टम शुरू होता है। उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे ज़्यादा चरम पर अगर बात करें वर्ण व्यवस्था थी तो वो उत्तर वैदिक काल में थी, और उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गया था। आप इतना याद रखना, ठीक है गाइज। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी भाषी अन्य भाषा में भी आज भी हम लोग कर रहे हैं, जन, ठीक है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर जो है हमने अभी चर्चा भी की, ठीक है। वैश्य जो है विष शब्द से निकला है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा कि जन, यानी जन मतलब जहाँ पे जो जनता रहती हो, ठीक है गाइज। अगर हम बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो प्रार्थनाओं की रचना वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जैसे कुछ लोग थे वो आर्य कहते थे, आर्य सबसे अपर कैटेगरी में था। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, यानी कि शामिल नहीं हो पाते थे, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया।
दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है, और वो क्या करते थे, जो भी काम, जो मतलब काम मालिक चाहता था उनसे वो काम किया करते थे। ठीक है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हुई हुई थी, ठीक है, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है, अगर हम बात करें खामोशी प्रहरी की, यानी कि महापाषाणों काल की बात करें, यानी कि जब कब्र वगैरह खोदी गई, कैसे क्या उस समय आदमी दफनाया गया, उसकी बात करें तो कई शिलाखंड हमको मिले हैं। महापाषाण का मतलब होता महा, बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े बड़े जो है करोने से बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महापाषाण कब्रें 3000 साल पहले बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल जो हमको कहीं ना कहीं कई जगहों पर मिलते रहते हैं। ठीक है, मिलते रहते थे भी, और कहीं ना कहीं कई सारे साइंटिस्ट आज भी उसके खोज में लगे हुए हैं। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें, देखिए ये कब्र आप देख रहे हैं, ये कब्र अगर बात करें तो ये जो कब्र है चारों तरफ इसके पत्थर सजाए गए हैं, बीच में पत्थर हैं और बीच में ये कब्र है। तो इसमें क्या है, इसमें मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आदमी वगैरह होते थे तो उनको दफनाया जाता था। ठीक है, देखिए कई बार पुरातत्व तो गोलाकार सजाए गए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला अकेला बड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ठीक है, ये ही एकमात्र प्रमाण जो है मिलता हमको, जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। ठीक है गाइस, तो देखिए उस समय क्या था, उस समय कब्रों के साथ में, यानी कि जब वो आदमियों को दफनाते थे कई सारी चीज़ें रख दिया करते थे। यानी कि अगर वो मतलब आदमी जो है घोड़े को प्यार करता तो घोड़े से रिलेटेड वो चीज़ें रख देते थे, उसकी चप्पलें रख देते थे, उसके जो हथियार चाकू वगैरह होते थे उसको रख देते थे। उनका मानना यह था कि जो आदमी हम दफना रहे हैं वो ऊपर जा कर के इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, यानी कि उसके काम आएंगी। इसी को मान्यता आज भी लोग देते रहते हैं। कई सारे लोग इसका काम जो है कई सारी चीज़ें दफनाते रहते हैं साथ में ही। ठीक है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में अगर बात करें तो पुरातात्विक यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ठीक है, ब्रह्मगिरी की अगर बात करें तो ब्रह्मगिरी में भी ऐसे कुछ साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, कुछ लोग अनुयायी वगैरह हुआ करते थे। देखिए कुछ कब्रगाहें मिली हैं जो खास परिवार के लिए होती थी। ठीक है, कभी कभी महापाषाणों में से जो है एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते में कब्रों में ले जा करके दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार पत्थर वगैरह, चट्टान वगैरह या फिर चिन्हों को वहाँ पे बना दिया करते थे वो लोग। ठीक है, तो एक यहाँ पे गांव है इनाम गांव, तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की कई सारी जो है कब्रें मिली हैं। इनाम गांव की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ यह भीमा के सहायक नदी के घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास में रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 जो है कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, बस्ती के बीच में बसा यह घर एक प्रकार के बड़े घरों में शामिल था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे आती है। ठीक है गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक हमारा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कंकालों के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्त्री और पुरुषों के कंकाल को हम कैसे पहचानेंगे? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि स्त्री जो है, स्त्री का अगर कंकाल पहचानेंगे, मान लीजिए बाल मिल जाए फिर गहने मिल जाए तो जो है स्त्री को पहचान सकते हैं। लेकिन उस समय पुरुष भी जो है गहने पहना करते थे। ठीक है, इसी को लेकर के साइंटिस्ट लोग अक्सर जो है जो पुरातात्विक लोग हैं वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं।
तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है स्त्री को पहचानने के लिए उनके शरीर को सही से जो आकलन किया। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है कंकाल को पहचानने के लिए लिंग जो है उसका लिंग को पहचानने जो है प्रक्रिया उस समय उपयोग करते थे। ठीक है, जैसे कि उनकी हड्डियों की जांच करते थे। ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देती हैं, तो इसीलिए उनका जो कूल्हा और जो उनकी पैर जो होती जांघें होती उनकी बड़ी होती थी, इसी को पहचान करके उस समय जो है उनको पता लगाते थे, मतलब इंसानों का। ठीक है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र और चरक संहिता के नाम पर किताब भी लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती थीं। ये आधुनिक अगर इस समय की बात करें तो इस समय मान लो 206 हड्डियाँ हैं। ठीक है, तो उस समय का आदमी अलग प्रकार का था। उस समय चरक ने क्या किया था, गिनती में दांत, हड्डियों आदि बहुत सारी चीज़ों को जोड़ रखा था। ठीक है, तो अगर हम इनाम गांव के लोगों के काम धंधे की बात करें तो उस समय वो लोग क्या करते थे, वो लोग किसानी वगैरह करते थे। जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं वहाँ से, इसीलिए हमको ये लगता है कि वहाँ पर जो है क्या है, वो लोग खेती भी क्या करते होंगे। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, कई हड्डियों पर काटने के निशान भी मिले हैं। ये लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर। ठीक है, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, इस प्रकार के कई सारे जो है जानवर वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर हम इस एक मैप की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे एक मैप है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ पर जो है लेखन प्रक्रिया की अलग से ही जो है यहाँ पे निशान वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऐसी भी चीज़ें थी, जैसे जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं राजा। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और इससे रिलेटेड हम सारे प्रश्न, मान लो वैदिक युग से रिलेटेड हम सारे प्रश्न अगले जो है वीडियो में रखेंगे, और आपको सारे प्रश्न बताएंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके होंगे, जो आने वाले होंगे। बस आप इसी तरीके से इस वीडियो देख लीजिए, इस चैप्टर को, और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।